जेएमएम में जो हेमंत सोरेन जो है जी, और अभी जो चंपई दा का जो नया प्रकरण आया है जी, इन दो स्थितियों की वजह से हेमंत दा और पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। झारखंड में जो क्षेत्रीय पार्टियां आई हैं इसी मुद्दे पर आई थी कि केंद्र की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ आई थी। जैसे 1991 से आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे से नाराज हुए तो भरत जी तरफ गए। मैंने मूवमेंट एक होता है, लेकिन अब जनता को ये विश्वास नहीं रहा कि कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा, कौन राजनीतिज्ञ किस पार्टी से लड़ेगा, क्या करेगा। आज का जमाना में अकेले पार्टी बना के लड़ना बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं। एनडीए काफी लाभ में रहेगा और जेएमएम को थोड़ा सा हानि होगा। नमस्कार, आईडी टीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं शालीन अपूर्व। आज हम रियलिटी बाइट की तीसरी कड़ी लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। आज हमारे चर्चा का विषय है झारखंड में थर्ड फ्रंट। जैसा कि हम जान रहे हैं, इस साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ आईएनडीआईए गठबंधन और एनडीए के बीच ही प्रमुख मुकाबला होना है। इंडी गठबंधन में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद शामिल हैं, वहीं एनडीए में बीजेपी, आजसू और जदयू है। पिछले दिनों चंपई सोरेन के बागी तेवर सामने आने के बाद से झारखंड में थर्ड फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सबसे पहले इसका झंडा उठाया युवा नेता जयराम महतो ने। जयराम महतो की जेवीकेएसएस पार्टी को अब नया नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का नाम मिल चुका है। जयराम महतो के अलावा भी कई राजनीतिक दल और नेता हैं जो तीसरे मोर्चे की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड पीपुल्स पार्टी तीसरे मोर्चा गठन करने में जुटी है। इस मोर्चा में जयराम महतो की पार्टी को भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। साथ ही लोबिन हेम्ब्रम के संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा, मासस के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, झामुमो उलगुलान के अध्यक्ष व पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी, वासवी किडो, एनी होरो झापा के अध्यक्ष एलेस्टर बोदरा, झारखंड जनाधिकार पार्टी AIMIM समेत 16 दलों का संगठन को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए और आईएनडीआईए के खिलाफ इस तीसरे मोर्चे का नाम नवनिर्माण महासभा तीसरा गठबंधन यानी जनमत रखा गया है। इसकी अगुवाई झारखंड पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा एवं झामुमो उलगुलान के प्रमुख व पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी कर रहे हैं। 10 संगठन इस तीसरे मोर्चे में शामिल हैं। इसकी लगातार बैठकें जारी हैं। इसके नेता कह रहे हैं कि राज्य की सभी 81 सीटों पर ये प्रत्याशी उतारेंगे। अब बात जयंत सिन्हा की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद ही उन्होंने थर्ड फ्रंट की कवायद शुरू कर दी थी। इसमें उनके मार्गदर्शक बने उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। चर्चा है कि दोनों जल्द ही एक नया राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा इसकी घोषणा कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा पिछले दिनों दिल्ली में थे। उन्होंने मीडिया से कहा था कि विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श करने के बाद अटल विचार मंच यानी एवीएम गठित करने पर विचार हो रहा है। अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि यशवंत सिन्हा अपनी योजना को मूर्त रूप दे पाते हैं, और यदि एवीएम का गठन होता है तो क्या वह जयराम महतो और सूर्य सिंह बेसरा के साथ एक मंच पर आकर थर्ड फ्रंट बनाएंगे। बहरहाल ये सभी चर्चाएं हैं और इन्हीं चर्चाओं पे आज रियलिटी बाइट में अपने अतिथियों संग परिचर्चा करेंगे। तो पहले आपसे अतिथियों का परिचय करा दें। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर विनय भरत। भरत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और आजसू बुद्धिजीवी मंच के प्रवक्ता रह चुके हैं। फिलहाल जदयू से जुड़े हुए हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं चितरंजन कुमार, जो शिक्षाविद हैं और राजनीति में रुचि रखते हैं। हमारे तीसरे मेहमान हैं बुल्लू गोप जी। ये झारखंड आंदोलन के से जुड़े रहे हैं, आजसू के तेज तर्रार नेता रहे हैं, आज भी अपनी समाज सेवा के कारण लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। हमारा पहला सवाल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं, तो ऐसे में राज्य में थर्ड फ्रंट की क्या संभावना आपको दिखती है? ये सवाल मैं डॉक्टर भरत से शुरुआत करना चाहूंगा। ये चूंकि विधानसभा का चुनाव होगा और ये लोकसभा का चुनाव नहीं है,
लोकसभा का चुनाव रहता तो उस तरीके से भारत में सिर्फ दो विचारधारा काम करती है, जो एक मोदी की विचारधारा जो है और एक एंटी मोदी कह लें या कांग्रेस की विचारधारा है। लेकिन चूंकि ये राज्य का चुनाव है तो इसमें कई सारे अलग मुद्दे होंगे बिल्कुल, और उस नज़रिए से सिर्फ हम इसको ये नहीं देख सकते हैं कि इंडिया वर्सेस इंडिया, क्योंकि हम जाएंगे बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि झारखंड का जो निर्माण ही हुआ है वो क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्रीय शक्तियों के बदौलत हुआ है। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, और उन सारी नीतियों के खिलाफ हुआ है जो केंद्र की नीतियां थी, जो झारखंड में उपनिवेश बनाना चाहते थे, यहाँ के खनिज हमारा, खजाना तुम्हारा नहीं चलेगा, ऐसे नारों के बीच में कई पार्टियां निकल करके बाहर आई जो आम जनता का स्वर को मुखर करती रही। तो इस बीच में अब जबकि बाहर झारखंड में बहुत सारी पार्टियां हैं, आजसू पार्टी हो गई जो आपकी जदयू है, जो अभी खास करके सरयू राय जी के आने के बाद और ज़्यादा उसको बल मिला है जी। साथ में एक नई शक्ति के रूप में जो हमारे बीच में जयराम महतो जी का जो लीडरशिप है, और लोकसभा के चुनाव में तकरीबन 8.5 लाख वोटों का उनका वो रहा है, जबकि जयराम महतो जी पर्सनली जो उनकी विचारधारा है वो बिल्कुल झारखंड के मसलों पर है। उसके बावजूद, और लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल सिर्फ एक ही मसला काम नहीं करता, बहुत सारे केंद्र की नीतियों के बदौलत वहाँ वोटिंग होती है। उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में जब वो 8.5 लाख लाते हैं तो विधानसभा चुनाव में यह दायरा उनको और बड़ा होना है, और वो 8 लोकसभा सीट्स पर लड़े थे, और अभी विधानसभा में वो मालूम नहीं कितने को चिन्हित करेंगे, लेकिन कोयलांचल का तो पूरा एरिया है जो दिख रहा है कि उनके कब्जे में है, उनके इन्फ्लुएंस में। तो इस तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमको लगता है कि तीसरी शक्ति के रूप में तीसरे मोर्चा बने ना बने, लेकिन तीसरा जो फोर्स है वो इंडिया और इंडिया के अलावे भी जी, थर्ड फ्रंट उसमें बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ, जो पुराने जो बेसरा, सूर्य सिंह बेसरा लोग हैं, और झापा के जो लीडरान हैं जो छूट चुके हैं, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें जो दयामनी बारला और ये आपके वासवी किड़ो हैं, और बहुत सारे रतन तिर्की जैसे लोग हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिशनरी इंस्टीट्यूशंस भी अपने ढंग से छोटे छोटे पैकेट्स में काम कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सबको कि जो चीज़ अभी 24 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी, झारखंड को मिलनी चाहिए थी, वो पर्पस पूरा नहीं हुआ। क्योंकि जो झारखंड में जो क्षेत्रीय पार्टियां आई हैं इसी मुद्दे पर आई थी कि केंद्र की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ आई थी। जैसे 1991 से आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में वो चलना शुरू होता है। आपका बिहार में आता है, समता पार्टी की सरकार बनती है, राज्य क्षेत्रीय पार्टियों का, तमिलनाडु में, केरला में, हर जगह क्षेत्रीय पार्टियां आती हैं। झारखंड अलग होता है, उसके बाद यहाँ पर शुरू से ही क्षेत्रीय पार्टियों की एक ताकत रही। हालांकि शुरू के बीजेपी के कार्यकाल से उन्होंने निर्माण में मदद किया, इसलिए इन्फ्लुएंशियल रहे, लेकिन इस दौरान बहुत से तो ये रहेगा, ये बहुत मजबूत फोर्स में रहेगा। गोप साहब, आपसे भी मैं इस पे आपकी विचार जानना चाहूंगा। जितने भी अभी नई पार्टियां बनी हैं, जैसे भारत आदिवासी पार्टी, प्रेम साही मुंडा, जयराम महतो जी, कृष्णा मार्डी जी, अब यशवंत सिन्हा जी भी एक अलग से पार्टी बना रहे हैं वो, या फिर झापा में जो अभी अलेस्टर बोदरा बने हैं अध्यक्ष, वो, तो इतने लोगों का मिलन है, तो हम नहीं समझ सकते हैं कि सबों का विचारधारा एक है और ये सब लोग एक होकर लड़ेंगे, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हमको लगता है कि इसमें फिर वही होगा, इंडिया और एनडीए में ही लड़ाई। आपका मानना थर्ड फ्रंट कारगर नहीं होगा? कारगर नहीं हो पाएगा। चित्ररंजन साहब, आपसे आपकी विचार जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए आप लोग का धन्यवाद। ये थर्ड फ्रंट की बात मैंने समय समय पर उठती रही है, और ये मेरे समझ से अवसर की राजनीति के रूप में देखी जाती है। जब जनता पक्ष विपक्ष की राजनीति में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में खड़ी नज़र आती है, तो थर्ड फ्रंट एक इस प्रकार से आगमन का प्रयास किया जाता है राजनीतिक क्षेत्र में कि जनता को खुश करते हुए एक नई चीज़ों को दिया जाए। लेकिन आज़ादी के बाद से कई बार थर्ड फ्रंट बने, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी चीज़ें आती जाती रही। मेरा व्यक्तिगत समझ यही कहता है कि थर्ड फ्रंट एक अवसर की ही राजनीति है, बाकी पक्ष विपक्ष की राजनीति ही ज़्यादा कारगर रही है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि चुनाव साथ में मिलकर लड़ें या अलग अलग लड़ें,
कंडीशनली चीज़ें आती हैं, लेकिन सरकार बनाने के दौरान फिर पक्ष विपक्ष की ही स्थिति में आकर के चीज़ें खड़ी हो जाती है। फिर जो पार्टियां नई आई रहती हैं उसी में घुल मिल करके अपने विचारधारा को भटका करके कहीं न कहीं जनता को वही स्थिति में ला करके असल खड़ी कर मुद्दों से देती है। हटके मुद्दा सिर्फ पर्सनल हो जाता है। क्योंकि अभी हमारे भाई विनय भरत जी ने कहा कि कई क्षेत्रीय पार्टियों का आगमन हो रहा है। बुल्लू गोप जी ने भी कहा कि पहले से भी झारखंड में पार्टियां रही हैं और अभी भी पार्टियां बनी हैं, बनने की भी स्थिति में है। लेकिन इसका मेरे समझ से यही लगता है कि एक अवसर की राजनीति के तौर पर ही चीज़ें आती हैं। जनता ज़्यादातर उसका जो ये रहता है, वोट का भटकाव के दायरे में चीज़ें खड़ी होती है। और सरकार बनने के साथ ही आप देखिएगा जैसे अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव होने के बाद आप कुछ सालों बाद देखिएगा कि जो पार्टियां जिस विचारधारा को लेकर के जनता के बीच गई और जनता का वोट लेने का काम भी की गई है, बहुत हद तक सफल भी हुए, लेकिन चीज़ें आकर के वहीं पर खड़ी हो जाती जैसे है। जैसे चुनाव खत्म हुआ फिर वो अपनी हाँ, वो जनता के लिए कुछ विशेष करने का नहीं है। बस अगर मान लीजिए कि बुल्लू जी से नाराज हुए तो मेरी ओर आए, मेरे से आपका नाराज कहना हुए है तो कि भरत जी तरफ गए। माने मूवमेंट एक होता है, लेकिन पूरी तरह से आप देखिए तो राष्ट्रीय पटल पर हो या राज्य के पटल पर हो, ये राजनीति कहीं घूम फिर करके पक्ष विपक्ष के तौर पर ही सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। और जो क्षेत्रीय तौर पर जो थर्ड फ्रंट के रूप में आए हुए अभी जो दल जयराम होते हैं महतो को आप देख रहे हैं जी, तो उनको आप किस तरीके से देखेंगे? क्या वो थर्ड फ्रंट है या जो नहीं, बाकी लोगों ने इन्होंने नाम ऐसा लिया है ना कि जयराम महतो जी का एक युवा हैं, जी उनका कैलिबर देख करके अच्छा तो लगता है, लेकिन देखा जाए तो आने वाले समय में क्या करेंगे, और कहीं न कहीं एक विशेष वर्ग का वहाँ ज़्यादा झुकाव दिखता है। और स्थानीय का मुद्दा उनका सही है एक एंगल पर, चारों सभी तरह से सही नहीं है, लेकिन एक एंगल पर वो ज़मीनी, चूँकि यहाँ अगर मान लीजिए हमारा राज्य झारखंड है, तो यहाँ पर जो भी कार्य होना है झारखंड के लोगों के लिए ही होना है। और मैं पहले भी कहते आया हूँ कि बाहर से लोग आएंगे, झारखंड आएंगे, कहीं और जाएंगे, चीज़ें देश भर में उसी तरीके से चलती रहेंगी, लेकिन काम मूलतः होना है मूल बेस लोगों का ही, क्योंकि पिछड़े हुए वही लोग हैं और काम भी उन्हीं के लिए होना है। तो आप वोट जैसे भी लेने का प्रयास कीजिए, लेकिन पक्ष विपक्ष की राजनीति में ही चीज़ें केंद्रित हो जाती हैं। और आप देखते होंगे कि सपोर्टिंग के तौर पर लोग अटैच केवल होते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो ये चुनाव के पहले फिर ये क्यों होता है? ये क्यों है? अभी अभी जो जनता के बीच में ये मैसेज आ रहा है जो थर्ड फ्रंट का, तो फिर इसका क्या औचित्य है? ये देखिए, मैंने कहा कि जनता जो है कहीं ना पक्ष विपक्ष की राजनीति में सत्ता पक्ष भी जनता को आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक संतुष्ट कर पाने में सफल नहीं दिख पा रही है। विपक्ष का भी स्थिति कमोबेश वही रहता है। तो जनता को एक नया विकल्प देने के लिए प्रयास किया जाता है, लेकिन मैंने काफ़ी लंबे समय से ये देखा है कि चीज़ें कम या ज़्यादा वहीं पर आके टिकती है। इसलिए जनता को ना बेहतर दायरे में सोच करके, क्योंकि आप परिवर्तन भी ले आते हैं तो कुछ सालों बाद आप देखिएगा उसके विरोध में ही चीज़ें चलने लगती है। तो मेरा पर एक बुद्धिजीवी के तौर पर मानना है कि जनता को एक जागरूक होकर के अच्छे दलों का, अच्छे नेताओं का चयन करना चाहिए, जिससे कि वो लंबी दूरी तक माने राज्य की राजनीति हो, यहाँ का जो सेवा भाव हो लोगों का करने का, वो लंबा चले। अभी टूट फूट की राजनीति लगातार आप देखिएगा कि हाल के समय में नियम भी बना है दल बदल का, लेकिन हाल के समय विगत 20 सालों में आप देखिएगा कि ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गया है। अब जनता को ये विश्वास नहीं रहा कि कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा, कौन राजनीतिज्ञ किस पार्टी से लड़ेगा, क्या करेगा, कोई विचारधारा भी बहुत स्टैंडिंग लंबा नहीं समझ पा रहा है। तो जनता को ये लग रहा है कि कन्फ्यूजन की स्थिति में क्या करें। तो हो सकता है कि जयराम महतो जी जैसे
युवा का जो देखने में आ रहा है कि वो एक प्रयास कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। संभावनाएं बहुत है, क्योंकि हम भूलना हमें नहीं चाहिए कि अभी जो सरकारें चल रही हैं, केंद्र में भी जो सरकार चल रही है वो बीजेपी की नहीं है, एनडीए की सरकार है, जिसमें दो बड़ी पार्टियां मुख्य रूप से उनके साथ सहयोगी के तौर पे, एक नीतीश जी की और एक उधर तेलुगु देशम पर जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। ये तो केंद्र की, बहरहाल 40 छोटी छोटी पार्टियों का संयोजन है। मोदी जी के नेतृत्व में 40 पार्टियां एनडीए के फलक पर काम कर रही हैं, और ठीक उसी तरीके से कांग्रेस के साथ जो बनती है गठबंधन इंडिया, उसमें 28 छोटी पार्टियां काम कर रही हैं। ये देश की स्थिति है। राज्य में भी जैसे इन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि नहीं, उनके साथ नहीं हो सकता, नहीं, एक एक अभी ऐसा समय आया हुआ है कि एक एक वोट की राजनीति को लोग संजीदा हो चुके हैं, और वो अगर किसी पैकेट के पास, किसी प्रेशर ग्रुप के पास में, किसी लीडर के पास में अगर 2000-5000 का भी वोट है तो उसके साथ अलायंस करने के लिए वो रेडी हैं, क्योंकि हर चीज़ बहुत स्ट्रैटेजिक होता जा रहा है अभी जी। तो इस तरीके से हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में बहुत सारी ऐसी छोटी पार्टियां हैं जो आज तक कोई विधानसभा में 81 में कहीं भी भेजी नहीं है जी। लेकिन उसका एक ऐसा मतलब कैडर बेस है जो कि उसके वजह से वो जिंदा है, और वो छोटी पार्टियां जिनको हम हंस रहे हैं उनको दमखम है कि 81 विधानसभा में वो खड़ा भी कर रहे हैं जी। तो अगर हम लोग शुरू में अभी जयराम महतो जी को वैसे ही देख रहे थे कि ये नई लड़के हैं, अभी ऐसे बच्चे हैं, भाषण दे रहे हैं, और हम ये भी आशंकित थे कि अभी तो स्टूडेंट लीडरशिप कर रहे हैं तो इनको सब लोग इनके पीछे हैं जी। लेकिन राजनीतिक तौर से जब ये आएंगे तो शायद धराशायी हो जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा जी। वो आते हैं और छा जाते हैं। 3-3.5 लाख का वोट लाना एक लोकसभा से, और वो बताएं कि नहीं हम लोग लोकसभा में, जबकि वो मोदी फैक्टर काम कर रहा है जी। उस बीच में वो लाते हैं। तो इस तरीके से, और ये भी सिर्फ, हालांकि इस बीच में क्या हुआ है कि जेएमएम में जो हेमंत सोरेन जो है जी, और अभी जो चंपई दा का जो नया प्रकरण आया है जी, इन दो स्थितियों की वजह से हेमंत दा और पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। पहला प्रकरण जब उनको जेल डाला गया जी, जी, तो जेल जाने से जो उनकी जो संघर्ष, जो अभी तक तो उनको लग रहा था सब लोगों को कि हेमंत सोरेन जो है वो उनको चीफ मिनिस्टरशिप पापा के पिताजी की विरासत में मिली है, लेकिन जेल जाने के बाद संघर्ष भी उनको विरासत में मिला, वो उसको उन्होंने अपने से बनाया, वो बिल्डअप किए, और बहुत सारे ऐसे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देने के बाद जो प्रेशर बना है मोदी सरकार को कि उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी नया लागू किया, तो कहीं ना कहीं उस दबाव में है। यानी ये मानना पड़ेगा कि जो कोर बेस्ड डिसीजन जो ले रहे हैं, और अभी हाल में जो चंपई दा का भी जो प्रकरण है, ऐसा हम लोगों को ऐसे महसूस हो रहा है आम जनता को कि शायद हेमंत मुश्किल में है। हेमंत मुश्किल में नहीं है। हेमंत ये चीज समझाने में और जनता इस चीज को कि वो कल्पना सोरेन को भी सीएम बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े विश्वास से उनको बनाया, और उसके बाद, और ये जो अभी हेमंत विश्व शर्मा जी का जो नया स्टेटमेंट आता है। लेकिन आपको एक बीच में रोकना चाहूंगा कि मान लीजिए चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि अचानक से वापस से फिर से, अभी तो 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन था? नहीं, वो चीज़ के लिए मैं बता दूं कि उनको ये चीज़ें खबरें आ रही थी कि वो तो ये था ही कि जब मैं संघर्ष में जेल में हूं तो आप इसको देखेंगे, और जो उनको भय था वो आपके सामने नजर आ रहा है, यही जल्दी थी। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा अपने एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमसे 5-6 महीनों से बात कर रहे हैं, इसके ये कहीं ना कहीं जो चीज जंगल में बात पहुंच चुकी है, तो ये दोनों जगहों पर वो लग रहा है कि, तो इसलिए जो थर्ड फोर्स की संभावना है उसमें जो बाकी हेमंत चाहे बाकी जो लोग हैं उसमें वो चाहेंगे कि हर एक लोग ये चाहेंगे कि हम अपने अपने पोजीशंस को जहाँ जहाँ जो आवाज़ें मिस कर रहे हैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो मसला आज अगर है ये आते हैं हमारे जो लड़के हैं जयराम तो युवा हैं, वो आए हैं इसी मुद्दे पे कि जो चीज़ों का वायदा जो एनडीए ने किया वो पूरा नहीं हुआ। उधर से जो उनके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2 करोड़ लाख प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, उनके एंड से भी कोई इस पर बात नहीं बन पा रही है, भाषण में शामिल नहीं करते हैं वो चीज़ को, रोजगार शब्द का उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किया। और झारखंड में जो सरकारें हैं वो भले इंडिया की रही हैं,
चाहे एनडीए की रही हैं, रोजगार के मसले पे युवा ठगे गए हैं। तो जयराम महतो ने इस चीज़ को बड़े इस नब्ज को पकड़ा है जी और स्थानीय नीति का बहुत अच्छे से नहीं बन पाना जी। और बहुत सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज का ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाना, जी। इन सवालों पर कहीं ना कहीं जो पार्टियों ने अपने आप को स्थापित किया था जी वो उसको ठीक से जवाबदेही नहीं ले पा रहे थे। जी। गोप साहब से भी ये पूछना चाहेंगे, सूर्य सिंह बेसरा जनमत नामक थर्ड फ्रंट लेकर पसीना बहा रहे हैं, यह कितना कारगर साबित होगा, आपको क्या लगता है? आज का जमाना में अकेले पार्टी बना के लड़ना बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं और सूर्य सिंह बेसरा जी भी उसी पे आते हैं। और सूर्य सिंह बेसरा जी 2-3 टर्म चुनाव लड़े लेकिन वो कहीं सफलता उनको नहीं मिली, क्योंकि अभी एनडीए यूपीए यही दोनों में जो भी आदमी है, चाहे जयराम महतो की बात होती है, जयराम महतो भी यदि संभावनाएं हैं कि वो जीतेंगे 2 से 3 सीट या मान लीजिए 1 ही सीट स्वयं जीतते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एनडीए या फिर इंडिया, ये दोनों में कहीं ना कहीं सम्मिलित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारी पार्टी को उन्होंने छोड़ा, शुरुआत में जो भी रहा हो, लेकिन बहुत दिनों से उनका कमिटमेंट बीजेपी के लिए ही रहा है। अभी हाल में जो प्रकरण हुआ है उसके बाद से तो अब जयंत सिन्हा जी ने का जो हजारीबाग में क्या, क्योंकि उस पर मैं बहुत अभी पकड़ नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे ये दिख पा रहा है कि बहुत कारगर फोर्स नहीं बन पाएंगे, इस समय बहुत कम है। अगर वो निर्णय भी ले रहे हैं जी। अभी चंपैता भी उन्होंने यही रीजन कहा, वो भी एक अलग तरीके से अपनी आवाज़ बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव इतना नज़दीक है कि मैं अगर अपनी कोई संगठन खड़ा भी करना चाहता हूँ तो उसके लिए वक्त बहुत है नहीं जी। तो जयंत दा के साथ भी वही प्रॉब्लम आएगा। तो हाँ, ये बात से मैं यहाँ ताल्लुकात रखता हूँ कि मैंने भी कहा कि थर्ड फ्रंट बन के कोई चीज़ बाहर आ जाएगी, वो बात नहीं है जी। लेकिन हाँ एक है कि तीसरी शक्ति काम कर रही है और कहीं ना कहीं ये दो ही जो धाराओं में कहीं ना कहीं पक्ष के बीच में कि वो मिल जाना होगा, उन धाराओं को अंत में जाके या तो इंडिया या एनडीए में जाकर भी मिल। तो ये चुनाव के पहले का मुहिम है सिर्फ? हाँ, मुझे लगता है कि चूंकि अगर अलग स्वर नहीं दिखेंगे, अगर अपनी पैकेजिंग अलग नहीं होगी तो प्रोडक्ट उनका लेगा कौन? आपको लगता है कि ये थर्ड फ्रंट या जो भी है एनडीए या इंडिया गठबंधन को इनके खेल बिगाड़ सकते हैं यहाँ पे? हाँ, अभी खेल बिगाड़ने का मैं बता दूं कि जो मैं अभी क्लोज एनालिसिस देख पा रहा हूँ कि जयराम जी तो फिलहाल एक कोयलांचल के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में उभरे हुए नेता हैं जी। लेकिन जो लोकसभा का जब मैंने देखा एनालिसिस किया तो 3.5 लाख वोट उनको सिर्फ एक कम्युनिटी से नहीं मिला है जी। मुस्लिमों का भी जाहिर सा वोट है कि उनको गया है जी। तो वहाँ पर तो जेएमएम को मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस होगा उस तरीके से जी। तो कहीं और बाद में अगर जयराम जी जाकर के बड़ा अपना मंच तैयार करते हैं, क्योंकि अब तो उनकी पार्टी कैंची के चिन्ह मिल गई है, जब मैं और इधर हाल में उन्होंने एक पार्टी उनकी रजिस्टर्ड हो चुकी है जी। तो लोकतांत्रिक क्रांति पार्टी है जी जी। तो उसके बाद ये है कि अगर वो नए लोग जैसे कि मुझे लगता है कि उन्होंने विजय सिंह जी को जोड़ा है और बहुत सारे लोगों को जोड़ा है और नए तरीकों से जोड़ रहे हैं जी, तो अगर वो अपना दायरा बड़ा करते हैं तो इसमें आगे जाकर के बहुत सारी नेशनल पार्टीज को भी हमको लगता है कि सोचना पड़ेगा। जी जी। तो इसी के साथ हम आप तीनों का कंक्लूडिंग रिमार्क्स जानना चाहेंगे। चित्तरंजन जी आपसे। देखिए, मैं यही समझता हूँ थर्ड फ्रंट को लेकर के कि चुनाव से पूर्व जनता का जो भटकाव है उसको कहीं ना कहीं वोट में एक दायरे में लेकर के ये आना है, लेकिन सत्ता के दायरे में तो देखा जाए जनता को भी उम्मीद करती है यही कि हम चाहे जो भी करें कहानी कमोवेश वही रहेगी, फिर भी कुछ लोग नए तरीके से चीज़ों को ढूंढते हैं तो जनता भी कुछ नई चीज़ों की तलाश में थर्ड फ्रंट के तौर पर जो चर्चा होती है उसमें ये बातें हैं। लेकिन ज़्यादा संभावना झारखंड की राजनीति जिस तरीके से रही है, मैं लंबे समय से देख रहा हूँ, झारखंड बनने के बाद विकास का भी दायरा एकदम उसी तरीके का है और राजनीतिक पार्टियों का काम करने का भी तरीका कम बेसी वही। समय काफ़ी लग जा रहा है लेकिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है ना जनता को लाभ हो पा रहा है, ना राज्य के विकास के दायरे में चीज़ें बहुत आगे बढ़ पा रही है। तो यहाँ की जनता बहुत समझदार है और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि न्याय संगत ही वोट करेगी जनता और आने वाले समय में एक अच्छी सरकार को देने का प्रयास करेगी। अब इसमें समय बताएगा कि कौन कहाँ पर खड़े हैं।
सीधे तौर पे एक तरफ सरयू राय जी हैं, दूसरे तरफ बाबूलाल मरांडी जी हैं, और फिर सुदेश महतो जी हैं, जयराम जी हैं। तो इन सारे जो बहुत सारे फैक्ट, हेमंत सोरेन खुद अपने आप में एक नए तरीके से निकल के आकर बाहर आ रहे हैं। तो ये सारे चेहरों के बीच में जो चुनाव है उसमें जनता को ज़रूर फोकस करना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, हमारी विधानसभा की प्रायोरिटी क्या है, और युवाओं को अपने लिए सोचना होगा। और उसके बाद लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि यही सारे 6-7 चेहरे जो हैं उनकी धुरी पर ये पूरा विधानसभा चुनाव घूमने को तैयार है। भी यही कहना चाहेंगे इस मसले पे कि विनय जी के साथ मैं सहमत हूँ कि एक तरफ बाबूलाल मरांडी जी हैं, सुदेश महतो जी हैं, और हमको लगता है कि सुदेश महतो जी का एनडीए के साथ जुड़ने से और चंपाई जी का भी एनडीए के साथ जुड़ने से लगता है कि एनडीए काफ़ी लाभ में रहेगा और जेएमएम को थोड़ा सा हानि होगा। इसी के साथ हम सब आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। धन्यवाद।